हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी और साइकियाट्री के एक महत्वपूर्ण विषय, एक रोमांचक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म या मनोरचनाएं। बचपन से लेकर आज जिस आयु पर हम खड़े हैं, इस आयु तक, बचपन से लेकर अब तक की कई ऐसी थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है या मेमोरीज होती है जो हमें इरिटेट करती है, परेशान करती है। लेकिन कुछ समय बाद हम उनको लेकर एडजस्ट हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? इन सब को मैनेज करने वाले जो टेक्टिक है, जो टूल्स है, उसी का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो हमारी एंजाइटी को डील करने का काम करती है, अर्थात हमें एंजाइटी से बचाने का काम करती है। किसी परिस्थिति को लेकर जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की जो अवस्था बनी रहती है, जिसको लेकर हमें वरी होती है, नर्वसनेस होती है, उस फीलिंग को या उस चिंता को हम एंजाइटी कहते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई या कहाँ से ये अवधारणा आई। डिफेंस मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनालिटिकल थ्योरी से लिया गया है, तथा हम जानते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉयड थे वो उनको साइको एनालिसिस का फाउंडर भी कहा जाता है। सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म एक टेक्टिक है, एक टूल है, एक उपकरण है जो हमारे ईगो को एंजाइटी से बचाने का काम करता है। जिस प्रकार हमारे घर में एक कुत्ता है और एक बिल्ली हमने पाल रखी है, तो दोनों का जो स्वभाव विपरीत है, ठीक उसी प्रकार हमारा जो ईगो और वो एंजाइटी उनके आपस में बनती नहीं है, अर्थात एक दूसरे ईगो को हमें एंजाइटी से बचा के रखना होता है। तो ये काम करता है हमारे माइंड का जो मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है। तो जब भी हमारे शरीर में या हमारे मन में एंजाइटी उत्पन्न होती है, हम एंजाइटी के रिस्क में होते हैं, तो हमारा ईगो हर्ट होने की संभावना रहती है। तो उस ईगो को हर्ट होने से बचाने का कार्य कौन करता है? डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड जिन पेनफुल फीलिंग्स और एंजाइटी से हमें बचा नहीं पाता है, उन्हें अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ईगो को एंजाइटी से बचाने का काम करते हैं। अर्थात कोई भी दर्द देने वाली या जो पेनफुल हमारी जो मेमोरी है, थॉट और फीलिंग होती है, उनको अनकॉन्शियसली डिफेंस मैकेनिज्म मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो कोप करने का काम करते हैं, जिससे हमारा ईगो एंजाइटी से बचा रहे। अर्थात हमें पेनफुल फीलिंग से, थॉट से और मेमोरी से बचाने का काम डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। आइए जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का मैकेनिज्म क्या है, अर्थात किस सिद्धांत पर डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, जिससे हमारा ईगो बच जाता है, ईगो हर्ट नहीं हो पाता और एंजाइटी से हम दूर रह पाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म का जो सिद्धांत है या मैकेनिज्म है, सिस्टम, वो किस पर कार्य करता है। सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिए गए पर्सनालिटी मॉडल, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो आते हैं, उनके सिद्धांत पे ये कार्य करता है। हमारी पर्सनालिटी के 3 भाग होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ईगो, वह इसीलिए ये डिफेंस मैकेनिज्म ईगो पर आधारित होते हैं, इसीलिए इसका नाम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी है। ईगो हमारी पर्सनालिटी का वह भाग होता है जो हमें वास्तविकता या रियलिटी के साथ जोड़े रखता है। इस प्रक्रिया के दौरान ईगो को इड और सुपर ईगो की कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, अर्थात इड की जो मांग वो विपरीत है और सुपर ईगो की मांग विपरीत है, तो दोनों के बीच में फंस जाता है हमारा ईगो। तो ईगो इड की मांग और सुपर ईगो की मांग को बैलेंस करता है। जिस प्रकार तराजू में जो बीच में जो रस्सी होती है, जिसे अपन पकड़ के रखते हैं, वो दोनों पलड़ों को बैलेंस करती है, उसी प्रकार हमारा ईगो इड और सुपर ईगो की विरोधाभासी मांग के साथ बैलेंस करने का कार्य करता है। आइए जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के महत्वपूर्ण घटक ईगो, इड और सुपर ईगो के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इड। इड क्या होती है? इड हमारी पर्सनालिटी का वह कंपोनेंट है जो हमारी इच्छाओं, आवश्यकताओं और बॉडी की जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जो मजबूत जो मांग है, उनकी तुरंत इच्छा पूर्ति चाहता है। अर्थात हमारे बॉडी की जो भी बायोलॉजिकल बेसिक नीड है, उनकी तुरंत इच्छा पूर्ति हो, ये इड की प्रमुख मांग रहती है। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति जो रास्ते से गुजर रहा होता है, वह बहुत भूखा होता है। अचानक उसे एक अंगूर या अमरूद का कोई बगीचा दिखाई देता है। वह व्यक्ति तुरंत क्या सोचता है कि मुझे तो अंगूर खा लूँ या अमरूद खा लूँ तो तुरंत मेरी भूख मिट जाएगी। अतः वह दीवार फांदता है और बगीचे में घुस जाता है और वहाँ पे पके हुए अमरूद खा लेता है और वापस आ जाता है। इस प्रकार वह अपनी भूख को शांत कर लेता है। मतलब उसकी पर्सनालिटी का जो इड है वह हावी है, इसके कारण से वह तुरंत अपनी इच्छा पूर्ति पूरी कर लेता है।
अब बात करते हैं सुपर ईगो के बारे में। क्या है सुपर ईगो? हमारी पर्सनालिटी का सुपर ईगो जो कंपोनेंट होता है, यह सबसे अंत में विकसित होता है तथा यह नैतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ये आधार मानकर जजमेंट या निर्णय लेने में हमें मदद करता है। क्या सही है, क्या गलत है, इस पर आधारित होता है सुपर ईगो। अर्थात हम जो फैसला सही और गलत को आधार मान के लेते हैं वो हमारा सुपर ईगो इसमें मदद करता है। सुपर ईगो द्वारा लिया गया निर्णय नैतिक मूल्यों मोरल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सेम वही कंडीशन होती है कि एक व्यक्ति उसी रास्ते से फिर से गुजर रहा होता है, उसको भी भूख लग रही होती है, वही बगीचा उसको दिखाई देता है जिसमें सुपर ईगो मौजूद था। जब उसे भूख लगी होती है, बगीचा दिखाई देता है, उसमें पेड़ दिखते हैं, फल दिखते हैं, लेकिन वह फल नहीं तोड़ता है। उसका सुपर ईगो उसे समझाता है कि दूसरों के बगीचे से फल चुराना सही नहीं है, गलत है, उचित नहीं है, इसलिए मैं ये फल नहीं चुराऊँगा। क्योंकि उसका सुपर ईगो क्या था? एक्टिव था, हावी था। अब तीसरा कंपोनेंट पर्सनालिटी का ईगो, जिस पर डिफेंस मैकेनिज्म आधारित है। ईगो हमारी पर्सनालिटी का वह कंपोनेंट है जो हमें वास्तविकता के साथ जोड़ता है, सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ जोड़ने का काम करता है। यह इड और सुपर ईगो के बीच मॉडरेटर का काम करता है। हमारे इड और सुपर ईगो को बैलेंस करता है हमारा ईगो। यह रियलिटी प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारे नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, कस्टम्स क्या है, इन पे यह आधारित होता है। ये हमारी जो तुरंत इच्छा पूर्ति की जो मांग होती है ईड की, उसको ये डिले करता है, रोकने का काम करता है। अब उसको उदाहरण से समझते हैं अपन। ईगो होता क्या है? वही बगीचा एक तीसरे व्यक्ति को दिखाई देता है जो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, उसे भी भूख लग रही होती है, लेकिन वह खुद को समझाने लगता है कि मुझे इसे अमरूद नहीं तोड़ने चाहिए, इससे फल मुझे नहीं चुराने चाहिए, इसके बजाय मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे शांत करना है, तो मैं फल वाले के पास जाता हूँ और कुछ दूसरे फल खरीद के खा लूँगा, लेकिन मैं बगीचे से फल नहीं चुराऊँगा। इस प्रकार हमारे ईड और सुपर ईगो के बीच में ये बैलेंस करता है। इसने बैलेंस कैसे किया? अगर ईड की बात मानता था आदमी भूखा मरता, और सुपर ईड की बात मानता तो गलत हो जाता है। अब चोरी करके फल खा रहे हैं, ये गलत है, गलती से कोई मालिक आ गया उसका पकड़ लिया तो पनिशमेंट मिलता, या ये गलत होता है। अगर सुपर ईगो की बात मानते हैं हमें फल नहीं खाने चाहिए, तो हमारी भूख नहीं मिटेगी साहब। इसलिए ईगो क्या कर रहा है? बीच का रास्ता निकाल रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है कि मुझे फल खाने तो चाहिए, लेकिन इस अमरूद से चोरी के फल मैं नहीं खाऊंगा, मैं फल खाऊंगा किसी फल वाले से खरीद कर। इस प्रकार ईड सुपर ईगो के बीच में जो मैनेज करने का मॉडरेटर होता है उसका नाम है ईगो। आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि एंजाइटी एक आंतरिक अनप्लीजेंट अवस्था होती है, असुखद अवस्था होती है जिससे लोग बचना चाहते हैं। कोई भी अनप्लीजेंट अवस्था में रहना नहीं चाहता है। जब भी एंजाइटी उत्पन्न होती है, ये ईगो को एक सिग्नल देने लगती है कि चीज़ें सही घटित नहीं हो रही, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, हमें अंदेशा होने लगता है। परिणामस्वरूप क्या होता है? जो ईगो होता है वो एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज में लेने लगता है। डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले अपन ब्रीफली जान लेते हैं कि एंजाइटी के प्रकार क्या क्या होते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार एंजाइटी प्रमुख रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आते हैं मोरल एंजाइटी, नैतिक चिंता। ये क्या होता है? फियर ऑफ वॉयलेटिंग आवर ओन मोरल प्रिंसिपल्स। हमारे जो नैतिक सिद्धांत है उनका उल्लंघन करने की जो चिंता होती है हमें, वो मोरल एंजाइटी कहलाती है। दूसरी न्यूरोटिक एंजाइटी। ये क्या होती है? ये एक अनकॉन्शियस चिंता होती है, अनकॉन्शियस वरी होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को डर लगता है कि मैं ईड की जो इच्छा है उसको मैं नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा, जिससे मुझे पनिशमेंट मिल सकता है या मेरा व्यवहार अनुचित हो सकता है। जैसे वह व्यक्ति जो ईड की बात मानता है और अमरूद को तोड़ के दीवार फांद के खा लेता है, लेकिन उसको अंदर से चिंता तो होती है कि कोई आगे रास्ते अगर पकड़ लिया मेरे को किसी ने मालिक ने तो मेरी पिटाई होगी, मुझे पनिशमेंट मिलता है। तो ये जो ईड की इच्छा की पूर्ति के चक्कर में जो अपन फंसने का जो डर लगता है, पनिशमेंट का जो डर लगता है, वह न्यूरोटिक एंजाइटी कहलाती है। तीसरी एंजाइटी का प्रकार है रियलिटी एंजाइटी या वास्तविक चिंता। वास्तविक दुनिया में जो घटना घटित हो रही है उससे संबंधित जो एंजाइटी होती है, चिंता होती है, उसको हम कहते हैं रियलिटी एंजाइटी, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे अभी अपन बात करते हैं वर्तमान सिचुएशन की कि साहब पेंडेमिक जो सिचुएशन हो रही है, अभी कोरोना की फर्स्ट वेव सेकंड वेव हमारे देश में आ चुकी है।
अब जब भी न्यूज़ देखते हैं हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि सब ऑस्ट्रेलिया में केस बढ़ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट वापस आ रहा है, ब्रिटेन में आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, तो हमें चिंता होने लगती है कि ऐसा नहीं कि हमारे देश में वापस थर्ड वेव आ जाए। तो ये वास्तविक घटना, तो इसको लेकर हमें जो चिंता हो रही है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे खतरनाक बहुत सारे कुत्ते हो, तो हमें डर लगता है कि क्या कहीं हमें वो काट नहीं ले। तो इसलिए हमें क्या करेंगे कि जो रियलिटी, जो एंजाइटी होती है, उसमें जिस चीज़ से हमें एंजाइटी हो रही है, जैसे कोरोना वायरस से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे, थर्ड वेव से बचने के लिए सैनिटाइजेशन का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को लगता है कि उस गली में कुत्ते ज़्यादा, मैं वहाँ से निकल रहा हूँ, तो उनसे दूरी रखने का प्रयास करता है। कई बार हम जानबूझ के डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं, तो कई बार अनकॉन्शियसली हम वास्तविकता से दूर जाने के लिए इनका प्रयोग भी करते हैं। जैसे हमें कोई अनकंफर्टेबल काम किसी ने दे दिया साहब, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें करना नहीं है, हमारे बस का ही नहीं है वो, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भुला देता है, हमारी जिम्मेदारी को हमें भुला देता है, जिससे हम उस अप्रिय या अनकंफर्टेबल काम से बच जाते हैं। इस प्रकार हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भुलाने के लिए हम अन्य डिफेंस मैकेनिज्म जैसे रेशनलाइजेशन, डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन और रिएक्शन फॉर्मेशन, इनका प्रयोग करते हैं। परंतु कई बार डिफेंस मैकेनिज्म का ओवर यूज करने से, अत्यधिक यूज करने से ये हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। जबकि दूसरी तरफ यही डिफेंस मैकेनिज्म अपन अगर प्रॉपर्ली यूज करते हैं तो ये हमें एडेप्टेशन में मदद करते हैं और नॉर्मली फंक्शन में हेल्प करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में साइको एनालिटिक थ्योरी के द्वारा सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म होते क्या। लेटर ऑन उनकी जो पुत्री थी, डॉटर थी अन्ना फ्रॉइड ने इनको मॉडिफाइड किया, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिनाइल। ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रकार है डिफेंस मैकेनिज्म का जो यूज किया जाता है। डिनाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का को इनकार करना, अस्वीकार करना। जब भी कोई व्यक्ति वास्तविकता का सामना नहीं कर पाता है, स्पष्ट सच को स्वीकार नहीं कर पाता है, तब वह डिनाइल का प्रयोग कर रहा होता है। ऐसी परिस्थितियाँ जब डिनाइल हो सकता है अपन यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स, बहुत बड़ी दुखद घटना हो जाती है, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया साहब, तो हमारा पहला रिएक्शन होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भूकंप आ गया, किसी के घर टूट गए, हम जब भी हमें लगता है तो हम मना ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई युद्ध छिड़ गया भयंकर और उसमें बहुत तबाही हो रही है, तो भी हमारा रिएक्शन ये होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भी हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात किसी साफ सच को भी अस्वीकार करना डिनाइल है, ये डिनाइल कहलाता है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति इन कंडीशन में कोप या एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई साहब, भूकंप आ गया, घर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, हमारा युद्ध में हम चपेट में आ गए, लड़ाई में, तो ऐसी जो एंजाइटी क्रिएट करने वाली सिचुएशन है उनमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अचानक से। अतः डिनाइल हमें क्या करता है, ईगो उन ट्रॉमेटिक इवेंट से हमें बचाता है, हमें अस्वीकार करवाता है कि ऐसा नहीं हुआ है। एक उदाहरण से समझते हैं डिनाइल को। ऐसा एक गंभीर रोगी जो वार्ड में भर्ती है, जो कैंसर का रोगी है और वह अंतिम अवस्था में वो है, अगर उसको ये कहेंगे अपन कि आप मरने वाले हो, तो उसका पहला रिएक्शन ये आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति है, अगर आप उनको कहोगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पहला उनका रिएक्शन होगा कि ऐसा नहीं है, वो मानेंगे नहीं, अर्थात वो अस्वीकार कर देते हैं। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इस डिफेंस मैकेनिज्म के दौरान कोई व्यक्ति अपनी जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, उनको वो वास्तविक व्यक्ति के बजाय किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पे ट्रांसफ़र कर देता है, विस्थापित कर देता है, जो बेचारा कमज़ोर है, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुम्हार का जोर जब कुम्हारी अर्थात उसकी पत्नी पे नहीं चलता तो वो गधे के कान खींचने लगता है। अर्थात उसकी पत्नी उसके पति पे भारी है, उसके सामने वो पति जो कुम्हार है वो डरता है, इसलिए वो क्या करता है, गधे को पीटने लगता है। जब भी पत्नी गुस्सा करती है, पत्नी से वो पीड़ित होता है, तो बेचारे गधे को पीटने लगता है। ये इसका एक समझने का अच्छा सा एग्जाम्पल। एक और उदाहरण देखते हैं। एक ऐसा व्यापारी जिसे व्यापार में नुकसान हो गया, अब वह क्या करता है,
जो उसके जो कर्मचारी है उनको डांटने लगता है, उनको कहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, जबकि उसकी खराब रणनीति या व्यापार की समझ की नहीं होने के कारण से उसको नुकसान हुआ होता है। अब कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्प्लेसमेंट? यदि आप उन लोगों पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन या भड़ास निकालते हैं जिनका आपके नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, आपकी परेशानी के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसका मतलब आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअलाइजेशन या बौद्धिकता। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति रीजनिंग तर्क वितर्क का सहारा लेकर अनकॉन्शियस जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रेस है, जो पीड़ा है, उसको कम करने का प्रयास करता है। अर्थात तर्क वितर्क के द्वारा और रीजनिंग का सहारा लेकर वो अनकॉन्शियस स्ट्रेस को कम करता है। उदाहरण एक समझते अपन, एक टर्मिनली इल पेशेंट जो गंभीर रोगी है, अस्पताल में भर्ती है, जो कि अंतिम अवस्था में चल रहा है। वह रोगी क्या करता है, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए वो एंजाइटी क्रिएट नहीं करता, इसके बजाय वो बीमारी के बारे में जानता है। जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स जब भी वो राउंड पे आते हैं उनसे पूछता है कि ये जो मेरी बीमारी है इसके बारे में मुझे डिटेल से बताइए, ऐसी कौन सी मेडिसिन हो सकती है जो मेरी सर्वाइवल रेट को मुझे कुछ दिन और जिंदा रख सकती है। अर्थात वो रीजनिंग का सहारा ले रहा है अपनी एंजाइटी को भूलने के लिए। इसी प्रकार एक नवयुवक है जो कॉलेज का स्टूडेंट है, जिसके पिताजी का अचानक से निधन हो जाता है। वह रोने के बजाय उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने लगता है। उसको पता है कि मैं अकेला आदमी हूँ और मुझे ही ये मैनेज करना, इसलिए रोना धोने में कोई फ़ायदा नहीं है। वो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने लगता है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म, जिसका नाम है रिप्रेशन या दमन। वह डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें कोई व्यक्ति एंजाइटी क्रिएट करने वाले इवेंट को भूल जाता है, अर्थात जिस कारण से हमें एंजाइटी रही उसको हम भूल जाते हैं। इसमें माइंड क्या करता है, मेमोरी को सब कॉन्शियस अवस्था में ले जाता है, जिससे पेनफुल थॉट अवेयरनेस या चेतना में नहीं आता। हमारी चेतना में वो दुखदायी चीज़ें आती नहीं, इनको माइंड भुला देता है। यहाँ डिनाइल और रिप्रेशन में एक छोटा सा अंतर है। डिनाइल में क्या करता है, व्यक्ति के सामने सच्चाई लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करता, जबकि रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो कड़वी होती है, पेनफुल होती है। उदाहरण से अपन समझते हैं, एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में पार्क में खेलते समय किसी कुत्ते ने काट लिया, डॉग बाइट हो गई साहब। जब वो बड़ा होता है तो उसे डॉग से फोबिया उत्पन्न होने लगता है इसके कारण, क्योंकि उसके रिप्रेस्ड माइंड में है ये चीज़ ऑलरेडी सेव है कि मुझे बचपन में कुत्ता काटा था, इसलिए अनकॉन्शियसली वो चीज़ें भूल तो गया बड़ा होके, लेकिन उसे अभी भी डॉग से फोबिया है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण समझते हैं, एक सैनिक के द्वारा युद्ध के दौरान आम नागरिक मारे जाते हैं, जिससे वह भूल जाता है कई वर्षों बाद, परंतु उसे बाद में चलकर बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, डरावने सपने, जिनको वो याद नहीं कर पाता। वो घटना उसको याद नहीं होती कि मैंने इतने सारे आम पब्लिक मेरे हाथों से मारी गई थी, परंतु वह उसको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और उस बात को याद ही नहीं कर पाता कि मैंने कभी मारे भी थे। अब कैसे पहचानेंगे रिप्रेशन को? अगर हमें एक जैसे बुरे सपने बार बार आने लगते हैं जिससे हमें डिप्रेशन होती है, एंजाइटी फील होती है, इसका मतलब हमने डिप्रेशन है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। ये एक सामान्य कोपिंग टूल है, एडजस्टमेंट का एक सामान्य तरीका है, जिसके द्वारा हम अनप्लीजेंट अप्रिय फीलिंग्स या थॉट्स को अपन अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसके दौरान कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग, कमियों और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताता है, उन पर आरोप लगाने लगता है, प्रोजेक्ट करने लगता है। अर्थात अपनी गलतियों और कमियों के लिए खुद के भीतर झांकने के बजाय वह व्यक्ति दूसरों पर ब्लेम करता है, यही प्रक्षेपण है। उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे से नफरत करता है लेकिन सुपर ईगो उसे समझाता है कि किसी से घृणा करना अच्छा नहीं है, तब वह अपने आप को सेटल करने के लिए क्या करता है, वह मान लेता है कि वो सामने वाला मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं भी उससे नफरत करता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक कर्मचारी जिसका ऑफिस में दिन पूरा बुरा निकलता है, अत्यधिक काम के दबाव में या बॉस की डांट फटकार से वह बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, ऑफिस के बारे में जानकारी लेती है, उसके हालचाल पूछती है, कैसे हो आप, मूड कैसा है। तो पत्नी को कहता है कि मेरे ऑफिस में जो कुछ भी हुआ तुम्हारे कारण से हुआ, नहीं तो मेरा दिन अच्छा था, तूने मेरा दिन खराब कर दिया। अब आते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे, आपको प्रोजेक्शन फील हो रहा है या आप प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हो। यदि आपको कोई बार बार ये कहता है कि तुम बिना मतलब कुछ भी काम करते रहते हो, या आपके साथ ये बार बार ये कहते हैं कि तुम दूसरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते हो, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके साथ
आपके साथ हमेशा ही अनुचित हो रहा है, इसका मतलब आप प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म, कॉम्पेंसेशन या क्षतिपूर्ति। इस डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके लोग किसी एक विशेष क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने का भरसक प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरे क्षेत्र में वो कमज़ोर होते हैं। उदाहरण के लिए अपन समझते हैं, एक गरीब व्यक्ति जो अत्यधिक आर्थिक रूप से तंगी झेल रहा है और वह बहुत मेहनत करके किसी काम को पूरा करता है, अर्थात उस आर्थिक तंगी को पूरा करने के लिए वो मेहनत ज़्यादा करने लगता है, वो क्षतिपूर्ति कर रहा है। इसी प्रकार कोई एल्कोहलिक पेशेंट है जो इसे पता है एल्कोहल मैं ले रहा हूँ, तो वैसे इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर देता है। इसी प्रकार एक स्टूडेंट जो दिखने में सुंदर नहीं है क्लास में, वह बहुत मेहनत करता है और कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आता है, तो अपनी सुंदरता की कमी को पूरा करने के लिए वह मार्क्स से क्षतिपूर्ति कर रहा होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है गो बैक, वापसी। स्ट्रेस या तनाव के दौरान एक व्यक्ति का बच्चे की तरह व्यवहार करना या अपनी आयु की तुलना में कम आयु वाले की तरह व्यवहार करना रिग्रेशन कहलाता है। एक 10 वर्षीय बच्चा है साहब, जैसे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई, उसे सर्जरी होनी, ऑपरेशन हुआ, वार्ड में भर्ती होता है और रिग्रेशन के कारण से वह अंगूठा चूसने लगता है, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी प्रकार एक महिला है जो कोई बहस होती है उसके दौरान वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, अर्थात अब अपने से कम आयु की जैसा व्यवहार करना ही रिग्रेशन कहलाता है। हम कैसे पहचानेंगे रिग्रेशन को? हाउ टू आइडेंटिफाई? यदि हमें लग रहा है कि हम अत्यधिक भावुक होते जा रहे हैं, हम जल्दी से रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं, इसका मतलब अपन रिग्रेशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगला डिफेंस मैकेनिज्म जिसका नाम है रेशनलाइजेशन या युक्तिकरण। वह डिफेंस मैकेनिज्म है जो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या फीलिंग को रेशनल के द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा एक अस्वीकार्य व्यवहार या फीलिंग को उचित बतलाने का प्रयास करता है, या उस व्यवहार या फीलिंग को ट्रू रीजन को अवॉइड करता है। उस जो हमारा व्यवहार है वो गलत है, हमारी फीलिंग गलत है, लेकिन हम अब उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? तर्क वितर्क कर रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि हाँ ये सही है, जबकि वास्तविक कारण को वो अवॉइड करता रहता है। उदाहरण से समझते हैं, एक ऐसा विद्यार्थी जिसने परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं की और उसके मार्क्स कम आ गए, और जब रिजल्ट आता है तब वह ब्लेम करने लगता है, रेशनलाइज करता है, तर्क देता है, कारण बताता है कि जो टीचर थे उनके कारण से हमें मार्क्स कम आए हैं, जैसा कि जनरली स्टूडेंट करते हैं। इसी प्रकार एक स्टूडेंट जो क्लास में लेट आता है, टीचर उससे पूछते हैं कि आप लेट क्यों हैं, वो डांटने लगते हैं, तो वो कह देता है कि साहब ट्रैफिक जाम हो गया था, मेरी स्कूटी वहाँ फंस गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। मतलब अपने लेट होने की जो कारण है वो वास्तविक तो कोई और है, लेकिन वो उसके लिए तर्क देने लगता है। अब कैसे पहचानेंगे अपन रेशनलाइजेशन को? हाउ टू आइडेंटिफाई? यदि अधिकतर समय हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बार बार रीज़न देते रहते हैं किसी चीज़ के लिए, झूठा कारण देते रहते हैं, और यदि हमेशा हमें लगता है कि हम सही है दूसरे गलत है, इसका मतलब अपन क्या करें? रेशनलाइज पर निर्भर हो चुके हैं। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म आता है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन या एक प्रकार से नौटंकी। इस डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते समय कोई व्यक्ति जैसा सोचता है या फील करता है उसका ठीक उल्टा व्यवहार दर्शाता है। मुंह में राम बगल में छुरी, जिसे हम नौटंकी या दिखावा भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक सौतेली माँ जो उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती है अकेले में, लेकिन जब भी घर में मेहमान आते हैं तब वह उन्हीं बच्चों पर झूठा स्नेह, करुणा और प्यार करने का नाटक करने लगते हैं। ये एग्जाम्पल हुआ रिएक्शन फॉर्मेशन का। अब कैसे पहचानेंगे अपना रिएक्शन फॉर्मेशन? जब आप ऐसे किसी व्यक्ति या चीज़ का फेवर कर रहे हो जबकि आपको पता है कि वह सही नहीं है, गलत है, तब ये रिएक्शन फॉर्मेशन का यूज करना हो रहा है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, इसका नाम है सब्लिमेशन या उन्नयन या अच्छा बनना। इस डिफेंस मैकेनिज्म द्वारा हम अपनी कॉन्फ्लिक्ट या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को रूपांतरित करके उपयोगी और उन्नयन एवं उत्पादक कार्यों में लग जाते हैं। उदाहरण के लिए ये एक प्रकार का पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें गोल प्राप्त करने में सहायक होता है। अर्थात इसमें क्या कर रहे हैं अपन, हमारी उन्नति के लिए अपन दूसरी साइड अपन पकड़ लेते हैं। उदाहरण से समझते हैं इसको। सब्लिमेशन क्या होता है? एक व्यक्ति जो अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति का होता है, ये उसकी कमी मान सकते हैं, वह अपनी इस ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है और अच्छा बॉक्सर बन जाता है। यह एक मैच्योर बिहेवियर है जो हमें एक्सेप्टेबल कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं
एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी है वह फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को छोड़कर अपनी एनर्जी का प्रयोग कैरियर बनाने में लगा देता है। इस प्रकार अपनी जो एक चीज़ की जो कमी है उस पर ध्यान नहीं देकर अपने एनर्जी को सदुपयोग में लेने लगते हैं। कैसे पहचानेंगे सप्लीमेशन को? जब हमें लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घनघोर परिश्रम करने लगे हैं, इसका मतलब अपन सप्लीमेशन में हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की ओर, जिसका नाम है डिसोसिएशन या पृथक्करण। यह मोस्ट पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं को अपने शरीर से अलग मानने लगता है, डीपर्सनलाइज हो जाता है और एनवायरनमेंट से अलग मानने लगता है। जनरली कोई ट्रॉमेटिक इवेंट या ट्रॉमा के बाद ये कॉमनली होता है, जिसमें एंजाइटी से रिलीव पाने के लिए ये यूज करने लगता है और इसका ओवर यूज व्यक्ति को वास्तविकता से दूर ले जाता है। अपन पृथक्करण का ओवर यूज कर रहे होते हैं तो हमें सच्चाई से दूर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं अपन एक एग्जांपल के द्वारा। एक नर्सिंग स्टूडेंट उसके माता पिता के दबाव में यह प्रोफेशन चुन लेता है, परंतु उसका सपना था क्रिकेटर बनने का। अब दिन भर जब भी वो क्लास में बैठता है उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, वो क्रिकेट के बारे में ही डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखते रहता है और नर्सिंग प्रोफेशन से डिसोसिएट हो जाता है। अब आता है हाउ टू रिकॉग्नाइज डिसोसिएशन। हम कैसे पहचानेंगे? इसमें डिसोसिएटिव जो व्यक्ति होता है उसमें मेंटल प्रेजेंट नहीं रहती है, हमेशा वो मेंटली एब्सेंट रहता है। क्लास चल रही होती है, उसका ध्यान कहीं और होता है, टीचर को आसानी से समझ में आ जाता है कि इसका ध्यान कहीं और है, मतलब फिजिकली वह प्रेजेंट होता है, मेंटली एब्सेंट रहता है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जनरली एडिक्टेड हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। बढ़ते हैं लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब बचना, आनाकानी करना या किसी चीज़ को छोड़ देना। ये एक मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचना चाहता है, मुश्किल परिस्थितियों से वह हमेशा ही बचना ही चाहता है, हमारी मानसिक प्रवृत्ति रहती है। लेकिन हम लंबे समय तक प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। उदाहरण से समझते हैं, एक कर्मचारी जो अपने काम से खुश नहीं है वह उसकी जिम्मेदारी को बार बार टालता रहता है। इसी प्रकार अगर पति पत्नी में अनबन और वैवाहिक समस्या है तो उसके लिए बातचीत करके अपन उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन अपन बार बार इस बात को टालते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और बातचीत नहीं करते हैं। अवॉइडेंस को कैसे पहचानेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई अवॉइडेंस। यदि हम किसी प्रॉब्लम या समस्या का सामना करने के बजाय उसे बार बार टाल रहे हैं, इसका मतलब अपन अवॉइडेंस यूज कर रहे हैं। आइए जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है। यदि हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का हेल्दी यूज करते हैं तो ये हमारे लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करते हैं। अब कभी कभी हम डिफेंस मैकेनिज्म पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म के अधीन हो जाते हैं। तब क्या होता है कि जनरली डिफेंस मैकेनिज्म हमारी एंजाइटी से बचाने का काम करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज होने से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। हम इनके लत हो जाती है, डिफेंस मैकेनिज्म बार बार यूज कर रहे होते हैं। तो कैसे हमें बचना है, कैसे इनसे ओपन ओवरकम करना, पार पाना है? तो नंबर 1, सेल्फ अवेयर बने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम डिफेंस मैकेनिज्म के आदी होते जा रहे हैं, तो हम अवेयर बने कि क्या हम अवॉइडेंस का ओवर यूज करें, क्या हम सच को स्वीकार नहीं करें, डिनाइल में जा रहे हैं, क्या हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम किसी चीज़ के आदी होते जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। नंबर 2, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों पर आरोप लगाना, ये एक प्रकार की नेगेटिविटी हो जाती है हमारे अंदर, जिससे हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही भूल जाते हैं, दूसरों पर डाल देते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तीसरा उपाय डिफेंस मैकेनिज्म से बचने का, ब्रेक पैटर्न। हम किसी चीज़ के आदी होते जा रहे हैं, हैबिट फॉर्मेशन होती जा रही है, तो हमें उस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा कि हम 2 दिन के लिए इस आदत को छोड़ देते हैं तो अपने आप ही पैटर्न क्या हो जाता, टूट जाता है। इस प्रकार डिफेंस मैकेनिज्म का ओवरयूज हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा? या यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स या अन्य किसी मेंबर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक उन तक शेयर करें, जिससे उनको भी इससे रिलेटेड जो जानकारी है उनको मिल सके। और यदि आपका इस वीडियो के संबंध में कोई कमेंट से कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। इसके साथ साथ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ताकि आगामी जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।